वेलकम टू रक्षा एकेडमी। दोस्तों, ये आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम यूनिट 6 की आपका जो टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919 को पढ़ेंगे। कल के वीडियो में आपने एक बात समझ ली होगी कि जिस तरीके से आपने अभी तक भारत शासन अधिनियम 1919 को पढ़ा था उससे बढ़कर भी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बड़ा साफ रीजन है कि जब आप एक सिंगल टॉपिक की बात करेंगे सिलेबस में और जब उन्होंने स्पष्ट तौर पर आपका सिंगल टॉपिक दिया हुआ है तो निश्चित है उस सिंगल टॉपिक से बहुत ही गहराई में जाके वो प्रश्न आपसे पूछेंगे। और इसीलिए फिर मैंने आपको कंप्लीट करके पूरा टॉपिक दिया है और उसी तरीके से आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 को भी पढ़ेंगे। कल मैंने यह भी आपको बताया था कि 1773 से लेके 1947 तक क्या हुआ। अगर आप लोग कहोगे तो उसके वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, तो वो वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिए हैं, आप वो देख लीजिएगा तो एक आपको रफ आइडिया पूरा मिल जाएगा, एक आपका रिवीजन हो जाएगा और उसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, तो वो मैंने कोर्स में अपडेट कर दिए हैं। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट आपकी ये है कि मैंने आपको ये समझाया था कि अगर 1935 और 1919 को ही क्यों लिया गया, हमें इस बात का भी ध्यान देना है क्यों लिया गया। क्योंकि यदि आप अब देखेंगे तो भारत में यदि आप बहुत गौर से बहुत अच्छे से अगर इस बात को समझोगे कि इन दोनों अधिनियमों के माध्यम से हमारे संविधान की वास्तविक नींव पड़ती है। और इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है संविधान सभा। तो अगर संविधान सभा को आपको समझना है तो इन दो अधिनियमों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है आपके लिए। और 1935 का अधिनियम आपका क्या है? 1935 का अधिनियम आपका लघु संविधान के तरीके से भी जाना जाता है। तो ये दोनों आपके इंक्लूड किए गए हैं, गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा। चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्री और मेंस में एकदम कॉमन है, तो वो दोनों वीडियोस प्री और मेंस के लिए आपको काम आएंगे। तो ये वीडियो मैं मेंस वाले में भी आपको अपडेट करूंगा और वैसे अलग से जो मैंने पढ़ाया हुआ है मेंस में, अलग से मेंस तो चलेगा ही चलेगा और अलग से जो टॉपिक मेंस में देखे हैं वो अलग चलेंगे, बट जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो एक साथ पढ़ा के मैं दोनों में कवर करा दूंगा क्योंकि गहराई में आपको जाना पड़ेगा। तो चलते हैं सीधे अपनी क्लास के ऊपर। और ये आपके डेमो लेक्चर्स हैं दोनों, जो आपको एप्लीकेशन पे भी फ्री रहेंगे, यूट्यूब पे भी फ्री रहेंगे। इसके बाद में हर यूनिट के मैं आपको दो लेक्चर आपको फ्री दूंगा, आपको अगर सही लगे तो ठीक है। इसके नोट्स आपके एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। अब आज की वीडियो की हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। देखिए, जैसे कल हमने बात की थी एक प्रकार के ऊपर कि कल हमने बात की 1919 के अधिनियम की, जिसमें एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि आपका द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई थी। कहां पर? आपके प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई थी। ये प्रीलिम्स में कई बार आपका सवाल पूछा गया है। इसके अलावा आपको याद होगा तो उसमें जो आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसको भी बढ़ा दिया गया था। कैसे बढ़ा दिया गया था? भारतीय ईसाइयों को, आपके यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को और साथ में सिखों को भी प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। आज उसके आगे यहां पर हमें बढ़ना है। साथ में आप यदि देखेंगे तो वहां पर विषयों का भी विभाजन प्रारंभ आपका हो चुका था, एक छोटा सा आधार आपका दिया जा चुका था। एक प्रकार से केंद्रीय जो लोक सेवा है लगभग उसकी भी आपकी एक स्थापना 1926 के अंतर्गत आपकी कर दी गई थी। ये सब चीजें आपने देखी थी। ये जो अधिनियम था आपका 1935 का जो अधिनियम है, ये 1919 को ही आगे बढ़ाता है। 1935 का अधिनियम, इसके पीछे बहुत सारे आपके ऐसे कृत्य हुए। जब मैं आपको संविधान सभा के बाद इसके बाद में आपको दो लेक्चर डालूंगा क्योंकि आपका सीधा टॉपिक है संविधान सभा। देखिए, आपका टॉपिक है संविधान सभा, लेकिन मैं आपको बता दूं यदि आपको संविधान सभा को समझना है तो आपको जानना पड़ेगा कि भारतीयों का संविधान में क्या योगदान है। ठीक है, जब आप भारतीयों का योगदान जानेंगे, एक तरफ आपने भारतीयों का योगदान देख लिया और दूसरी तरफ आपने ब्रिटिश योगदान भी, जो मैंने आपको दो वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं तो वो भी है। तो मैं आज ही आपको भारतीयों के योगदान वाले वीडियो और डाल दूंगा, तो वो पूरे आप देख लेना। उसके बाद मैं आपको संविधान सभा पढ़ाना प्रारंभ करूंगा तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि सीधे अगर मैं टॉपिक पे जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 1919 को ही आगे बढ़ाता है आपका 1935। 1935 के बाद के जो घटनाक्रम है वो आपको समझना पड़ेंगे, जो योगदान भारतीयों के रहे हैं और जो घटनाक्रम हुआ है आपका, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो, चाहे आपका कैबिनेट मिशन हो, चाहे आपका अगस्त प्रस्ताव हो, कुछ भी हो, उन सबको आपको जानना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में, तो एक पिक्चर आपके सामने क्लियर रहेगी और ये सब चीजें लगभग प्री और मेंस सबके लिए आपके लिए क्या रहेंगे, एकदम सटीक तरीके से पूरी आपकी सही तरीके से चलेंगी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आज के अपने नोट्स के ऊपर, जो हमारे नोट्स हैं।
ठीक है। अब आपको ध्यान देना है यहां पर कि भारत शासन अधिनियम 1935 को आप यहां पर पढ़ रहे हैं, राइट। क्या है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। अब देखिए, पूर्ण उत्तरदायी सरकार से मतलब क्या है यहां पर, आपको याद होगा जब मैंने कल आपको 1919 का आपका अधिनियम पढ़ाया था, तब मैंने यह कहा था कि भारत में क्रमिक तौर पर, यानी एक एक क्रम करके जो उत्तरदायी शासन स्थापित करने की क्या है प्रक्रिया आपकी कब आई थी। आपकी उत्तरदायी शासन स्थापित करने की प्रक्रिया आपकी आई थी 1919 के अंतर्गत। क्लियर है आपकी ये बात, आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर उत्तरदायी बस की बात हो रही थी, अब यहां पर एक वर्ड आपका आ गया पूर्ण उत्तरदायी। पूर्ण उत्तरदायी से यहां पर मतलब क्या हो रहा है कि जो घटनाक्रम 1919 के बाद हुआ, यानी आपका साइमन कमीशन आया, फिर आपका लाहौर में आपने देखा होगा जैसे 26 जनवरी 1929 की बात करें हम, तो वहां पर आपका क्या है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। ठीक है, इसके बाद में हमने बात क्या की कि पहले हम एक डोमिनियन स्टेट की तरफ बढ़ रहे थे कि अगर हमें डोमिनियन स्टेट भी मिल जाएगा, एक उत्तरदायी स्टेट भी मिल जाएगा, भले अंग्रेज वहां पर रहेंगे भी दिक्कत नहीं है, हमें शासन में कुछ अंग मिल जाएगा तो हम अंग्रेजों के साथ में समझौता कर लेंगे। कांग्रेस की पहले ऐसे मांग थी, लेकिन लगातार बढ़ती हुई आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां, इसी बीच में 1923 में भगत सिंह को भी आपकी फांसी हो चुकी थी। ठीक है, तो एक क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से कांग्रेस जो थी वो एक दबाव में थी। किस दबाव में थी कि अब हमें ये उत्तरदायी शासन से काम नहीं चलेगा, हमें पूर्ण उत्तरदायी शासन या एक स्वतंत्र, एक स्वायत्त यानी कहा जाए एक प्रकार से एक सॉवरेन एक गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें केवल भारतीय ही हो। देखिए 1919 के बाद ही 1922 में गांधी जी ने और सप्रू जी की रिपोर्ट जो 1923 में मैंने आपको बताई है, उसमें साफ कह ही दिया गया था कि जो संविधान होगा उसका निर्माण किसके द्वारा होगा, भारतीयों के द्वारा होगा, पूर्णतः भारतीयों के द्वारा होगा। तो अब ये जो दौर आपका चल रहा था, इस दौर में एक तरफ जो क्रमिक स्टार्ट हुआ था, यानी एक सीक्वेंस में जो आपको गवर्नमेंट ट्रांसफर होना था, उसमें एक बहुत बड़ा रैपिड चेंज आ गया है। चाहे वो आपकी भगत सिंह की बात हो, सॉरी भगत सिंह का यहां पे, सॉरी 1923 में 23 मार्च है, मैं माफी चाहूंगा यहां पे गलती हो गया, 1931 में उनको फांसी हुई थी, इस समय वो एक्टिव हो चुके थे। आई एम सॉरी 23 मार्च को हुए थे, यहां पे वो एक्टिव हो चुके थे। ठीक है, भगत सिंह का एक्टिव हो जाना, साइमन कमीशन के टाइम पे आपका लाला लाजपत राय को मतलब मार दिया जाना, तो एक क्रांतिकारी गतिविधियां आपकी ज्यादा बढ़ने लगी थी। तो कांग्रेस ने भी ये चीज समझी थी। इसी समय पे आप अगर देखेंगे, थोड़ा इतिहास में पढ़ेंगे कि इसमें एक बार कांग्रेस में आपके सुभाष चंद्र बोस को भी अध्यक्ष बना दिया गया था, तो उनमें भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी। वो थोड़ा एक प्रकार के गर्म मिजाज के इंसान थे। तो अब कांग्रेस को यह समझ में आ गया था कि सिर्फ उत्तरदायी शासन की यदि हम मांग करते हैं तो जनता हमारे साथ में नहीं रहेगी, तो उन्होंने भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी। यानी अब क्रांतिकारी हो या कांग्रेस हो या गांधी जी हो, ये देखिए इतिहास में यदि आप देखेंगे तो भारतीय आजादी के जो अंतिम 50 साल हुए हैं उसमें 3 लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 1985 में स्थापित आपकी कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर बनाई गई थी ताकि 1857 की क्रांति दोबारा ना हो सके। इसमें कहने का मतलब क्या है, इतिहास में लिखा हुआ है कि कांग्रेस की स्थापना जो है एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे की गई थी। कैसे कि लोग, जो जनता के जो भारतीय प्रतिनिधि हैं, वो कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के टच में रहेंगे, ताकि कोई ऐसा विरोध अगर उत्पन्न होता है तो आपस में समझौता करके उस विरोध को क्या किया जा सके, दबाया जा सके। लेकिन कांग्रेस में ही अंतर्विरोध होना प्रारंभ हुआ। फिर आपके नरम दल और गरम दल बढ़ गए। अब गरम दल वाले जो लोग थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों में आपके एक्टिव होना शुरू हो गए। क्रांतिकारी गतिविधियों में जब ये लोग एक्टिव हो चुके थे तो यहां पर ये देखा गया कि 3 कैटेगरी में भारतीय स्वतंत्रता जो अंतिम क्षण थे 50 साल, वो 3 कैटेगरी में बट के रह गए आपके। एक तरफ आपकी कांग्रेस थी, जो मुस्लिम लीग और आपके क्या कहलाता है ब्रिटिश, इन दोनों लोगों को साथ में लेके आगे चलने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ आपके क्रांतिकारी थे जो पूरी तरीके से कह चुके थे हमें तो पूरी स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, देख लो, भले ये नारा बाद में दिया गया वो अलग बात है, लेकिन क्रांतिकारी पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, कुर्बानी दे रहे थे आपकी। और तीसरी तरफ थे 1916 के बाद में लगभग गांधी जी की एंट्री हो गई थी। तीसरी तरफ एक धुरी आपकी बन चुकी थी गांधी जी की, और ये तीनों जो धुरियां थी ये डिसाइड कर रही थी कि आगे कैसे आजादी की तरफ अपन को बढ़ना है। तो 1919 के अधिनियम के बाद में जब आपका खिलाफत आंदोलन हुआ, गांधी जी ने उसमें बढ़ाया, तो गांधी जी पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। 22 में गांधी जी ने बोल दिया कि अब आपके भारतीय ही अपना संविधान बनाएंगे। कांग्रेस ने भी 30 तक आते आते सोच लिया कि नहीं भाई, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए। उस तरफ सुभाष चंद्र बोस की भी एक्टिविटी चल रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां भी आपकी चल रही थी। तो अब 1935 का जो आपका अधिनियम बना है, यह अधिनियम भारत में एक
संघ बनाने को लेकर बना है कि अब अंग्रेज यहां से जा सकते हैं और यहां पर एक संघ बना दिया जाएगा। लेकिन जब अभी मैं आके आपको यहां पर पढ़ाऊंगा तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, इसको इन्होंने बहुत ही ज्यादा कमजोर बनाया था, या कमजोर या इसमें कुछ त्रुटियां रखी थी। ये क्या कह रहे थे, लोगों को आपस में ही भिड़ा के ये भारत को स्टिल तोड़ने की बात इन्होंने इसमें पूरे में रखी थी, जो आपको पूरा समझ में आएगा इस अधिनियम को पढ़ने के बाद में। तो ये रूपरेखा मैंने आपको बता दी। अब चलिए हम लोग अधिनियम को पढ़ते हैं, अधिनियम में क्या था। ठीक है, इस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की थी। अब देखिए, संघात्मक सरकार की स्थापना से मतलब क्या है कि आपको अगर याद हो, मैंने पहले ही आपको बताया था कि और आगे भी बताऊंगा कि सन 1947 तक जो आपका शासन चला है वो 1935 के आपके अधिनियम के अनुसार चला है। इस समय आपकी केंद्रीय विधानसभा भी बन चुकी थी, सब चीजें अभी एक्ट में आपको बताऊंगा। एक प्रकार से जो मॉडर्न आपका आज का संविधान है, इसका एक छोटा सा रूप आपका तैयार हो चुका था और उसी के आधार पर आपका क्या है, पूरा संघ संचालित हो रहा था। ठीक है, एक संघ की व्यवस्था इन्होंने करने की कोशिश की, जो मैं बताने वाला हूं। संघ से मतलब क्या है कि स्टेट्स को मिला के, जो कमिश्नरीज थे उनको मिला के, और जो रियासतें थी उनको मिला के एक संघ बना दिया जाएगा पूरे भारत में, और वो एक नियम के तहत, इस नियम के तहत पूरा चलेगा। ठीक है, इस बात की पूरी चीजें क्या है, अपनी पुष्टि हो चुकी थी। यहां समझ में आ गया आपको। अब देखिए आप आगे, ये पहला प्रयास था जब भारत में संघ स्थापित करने की बात यहां पर कही गई थी। यह एक बृहद और विस्तृत लिखित दस्तावेज था। अब मैंने कहा है कि अगर 1935 और 1919 आपका प्रीलिम्स में दिया गया है, तो यही भी गारंटी है कि मेंस में इसके ऊपर बड़ा प्रश्न आपका बन सकता है 11 नंबर में। तो जो मैंने ये नोट्स आपको बना के दिए हैं, ये नोट्स मैंने कॉमन बना के दिए हैं कि मेंस में भी काम आ जाए और प्री में भी काम आ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स में है, वो एक ही वीडियो आपको मैं दूंगा, अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा मेंस प्री के लिए, मैं एक ही में पूरा संकलित कर दूंगा। क्योंकि आप अगर देखो, एक प्रकार से देखो, अगर आपको समझना है, थोड़ा सा मैं समझा भी दूं इस तरीके से, ताकि जो जिन लोगों ने मिक्स कोर्स, उनको कंफ्यूजन ना हो। जैसे आपकी एथिक्स है वो अलग हो गई, हिंदी है वो आपका अलग हो गया, निबंध है वो आपका अलग हो गया, ये सब चीजें आपकी कोर्स में अलग हैं। इसके बाद में आपका थर्ड पेपर में बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी अलग रहेंगी। इतिहास और एमपी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी अलग रहेंगी, जिनको मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा मेंस के अकॉर्डिंग। तो आपका ये मेंस वाला जो 9,999 का आपका जो पूरा कोर्स है, और जिसमें अभी आपको 1000 का ऑफ भी चल रहा है, तो ये वाला आपका अलग से चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन कुछ वो टॉपिक जो समझ लीजिए प्री में भी है और मुझे लगता है वो मेंस में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आयोग वगैरह हो गए, तो इनको मैं कॉमन पढ़ा दूंगा आपको एक ही वीडियो में, प्री मेंस दोनों का मिक्स पढ़ा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए जो हमारे प्रीलिम्स वाले बच्चे हैं उनके भी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, मेंस वालों का भी टॉपिक कवर हो जाएगा, और जिन्होंने मेंस का कोर्स लिया है उनको मेंस के टॉपिक हैं वो अलग से मिल जाएंगे। बाकी प्री के जो कॉमन टॉपिक हैं वो दोनों में एक जैसे पढ़ा दूंगा, तो मैं जल्दी भी पढ़ा पाऊंगा, जल्दी वीडियो भी बना पाऊंगा। तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। नोट्स में कॉमन ही दूंगा जो ये वाले टॉपिक हैं आपके, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, मेंस में जो अलग से बताया गया है, जैसे अभी आपका मैं भारतीयों का योगदान तो बता दूंगा, संविधान सभा की मांग यहां बता दूंगा, लेकिन इसके अलावा सीधे फिर आपकी क्या आ गई है, मेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेंस में संविधान का पूरा विकास हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम सीधे फिर मौलिक कर्तव्यों पर चलेंगे, मौलिक अधिकारों पर चलेंगे, डीपीएसपी पर चलेंगे। तो कुछ क्लासेस प्री में नहीं रहेंगी, मेंस में वो रहेंगी, वो अलग है। तो ये मत सोचना कि सर सेम क्लासेस क्यों आप दे रहे हो, आप थोड़ा समझना जो रिक्वायर्ड है सबके लिए, मैं उस हिसाब से कोर्स आपका बना के दूंगा आपको। और नोट्स देखो, आप लोग देख ही रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पर यह एक बृहद और विस्तृत लिखित दस्तावेज है जो वर्तमान भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। यह बात आपको समझ में आ गई है। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, यह भी क्लियर है, आपको याद रखना। और ये सीधे आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी। भारत में पहली बार संघात्मक सरकार स्थापित हुई थी 1935 के अधिनियम के तहत। वर्तमान भारतीय संविधान लागू होने तक भारतीय शासन को इसी अधिनियम के अधीन संचालित किया गया। प्री में अगर पूछा जाए कि 1947 के पहले जो भारत का शासन संचालित किया जाता, कैसे किया जा रहा था, तो आपका 1935 के अधिनियम के तहत किया जा रहा था। अब इसके प्रमुख प्रावधान आप देख लीजिए। सबसे पहले जो एक हेडिंग इसकी मेन, वो है भारतीय अखिल भारतीय संघ की स्थापना। एक आपकी एक यूनियन की स्थापना की बात कही गई है। अब देखिए इसका आधार क्या है, साइमन आयोग रिपोर्ट, जो डिटेल में मेंस में आपको पढ़नी है। तीनों गोलमेज सम्मेलन भी आपने देखे होंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन आप इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। साथ में अंग्रेजों द्वारा जो जारी आपका श्वेत पत्र था, इन तीनों को आदर्श बनाकर यह अधिनियम आपका तैयार किया गया था, जिसमें भारत के प्रांतों, अब ये भारत के प्रांतों से मेरा मतलब क्या है, जो सीधे तौर पर ब्रिटिश अधिकार में आते थे, ऐसे आपके 11 प्रांत थे।
चीफ कमिश्नर प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत से आज की आप यूनियन टेरिटरी समझ के लीजिए, और देसी रियासतें जहां पर आपके राजा रजवाड़े थे, इन सभी को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। लेकिन यह व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई और यह व्यवस्था आपके अस्तित्व में नहीं आ सकी, आपको ध्यान रखना है। अंत तक भारत सीधा आजाद ही हुआ, क्योंकि अगर यह व्यवस्था अस्तित्व में आ जाती तो भारत आजाद हो ही नहीं पाता, है ना। इसमें एक चीज और है, देसी रियासतों को सम्मिलित होना इन्होंने वैकल्पिक किया था। अब यहां पे दो बातें आप समझ लीजिए, इन्होंने आगे भी आप जाके देखें, चलो मैं आपको एक साथ समझा दूंगा, पहले इसको पढ़ लीजिए फिर पूरी कहानी इससे समझाता हूं। इस बात का ध्यान रखना, मैं आगे आपको समझाऊंगा कि देसी रियासतें चाहे तो संघ में सम्मिलित हों और चाहे तो ना हो। अब मेंस में इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है, तो आगे मैं आपको समझाऊंगा, पॉइंट याद रखना कि इसके ऊपर मैं लौट के आऊंगा। देसी रियासतों के शामिल होने की दो शर्तें इन्होंने रख दी थी। पहली शर्त क्या थी, ये आपको कम जगहों में पॉइंट मिलेगा, आप इसका ध्यान रखना कि रियासत के प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें संघ में शामिल होंगी। इसका कहना का मतलब क्या है कि जब आगे मैं अभी आपको आपके केंद्रीय विधानमंडल की बात बताऊंगा, तो उस समय रियासत के साइड से, यानी जो अंग्रेज, एक तो आपका क्या हो गया, ऊपर आपने देखा है, एक आपका भारत के प्रांत हो गए, ब्रिटिश शासित प्रांत हो गए, एक आपका चीफ कमिश्नर प्रांत हो गए, एक देसी रियासत हो गए। इन सभी के सदस्यों को मिलाकर क्या है, इन सभी के सदस्यों को मिलाकर आपकी जो केंद्रीय विधान परिषद, या जिसको हम आज की संसद बोल सकते हैं, उसका निर्माण होना था। तो यहां पर यह ध्यान में रखा गया है कि जब जितने टोटल आपकी रियासतें हैं, उनमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनमें कम से कम आधे लोगों को इस बात पे राजी होना पड़ेगा कि वो भारत के संविधान में, भारत के संघ में मिलना चाहते हैं, तो ही मिलेंगे, पहली शर्त। और दूसरी बात, इतनी रियासतें कम से कम भारत संघ में मिलने के लिए तैयार हो जाएं कि जितनी टोटल रियासतों की आधी जनसंख्या है। एक्चुअली अंग्रेज क्या चाहते थे कि भारत टुकड़ों में बटा रहे, और उनको लगता था कि ये सारी, देखो इन्होंने दो शर्तें क्यों रखी कि 50% तो चुने हुए, 50% जो आपके सदस्य चुनने वाले आ रही हैं, वो लोग हमारे यहां मिल जाएं। रियासतों के कैसे, अब मान लीजिए रियासतों का, आप समझिए इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, इन्होंने ट्रिक क्या खेला है यहां पर, आपको उसको समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि जितने आपके सदस्य कहां से आ रहे हैं, रियासतों से आ रहे हैं, तो उनमें से कम 1/2, यानी आधे सदस्यों को इस बात के लिए राजी होना पड़ेगा कि उन्हें संघ में जाना है। दूसरा, उन्होंने टोटल रियासतों की जनसंख्या है, इनमें से आधी जनसंख्या जितनी रियासतें कवर कर रही हैं, या आधी जनसंख्या कवर करने वाली रियासतें जब संघ में आएंगी, तो संघ में रियासतों को शामिल किया जाएगा। अब इनका क्या कहना था समझिए, आप इसको समझने की कोशिश करना है आपको। पहली बात, कोई राजा जो अपना राज कर रहा है, वो कैसे किसी संघ में अपना रजवाड़ा छोड़ के शामिल हो जाएगा, संघ में शामिल नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कि शायद आधी से ज्यादा रियासतें नहीं आएंगी, तो भारत टुकड़े में बचा रहेगा, और जो एक संगठित संघ की संकल्पना है पूरी नहीं हो पाएगी, तो ये जो मांग रहे हैं भारतीय, ये टूट जाएगी, और ये दोष लगा देंगे कि आप लोग तो साथ में मिलकर रहना ही चाहते हो, तो हम क्यों ऐसे संघ की स्थापना करें, क्यों हम आपको आजादी दें। यानी कि आप एक संगठित सरकार बनाने में अक्षम हो। यहां पे बात क्या चल रही है, भारत में नए संविधान की जो सोच है, जो संविधान सभा आपका नया टॉपिक है, यहां पे चर्चा क्या चल रही है, ये सब क्यों हो रहा है कि भारत में एक ऐसा संविधान बन सके जो सभी के लिए स्वीकृत हो। और ये चाह रहे थे कि ये राजा आधे से ज्यादा जब नहीं आएंगे, या आधे नहीं आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके यहां पे तो आपके संविधान और आपके सरकार को मानने वाले लोग हैं, तो हम आपको क्यों आजाद करें। और मान लो अगर उन्हें 11 राज्यों को छोड़ना भी पड़ा, तो उसके बीच में अलग अलग रियासतें होंगी, तो भारत इतने टुकड़ों में बटा होगा कि वो कभी संगठित होकर खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इनका मेन मुद्दा था, और ये भारत छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे, तो इन्होंने रियासतों को थोड़ा ज्यादा ही इन्होंने पावर देना प्रारंभ कर दिया था। समझ गए आप इस बात को। बर्मा को इन्होंने 1935 में ही अलग कर दिया। क्लियर होगी आपकी बात। अब आगे देखिए, प्रशासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया। आप ये दो भागों में बांटने का मतलब क्या है, आप एक बात समझिए कि एक प्रश्न आपको बहुत ढंग से याद रखना है। 1919 के समय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। याद रखना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा याद रखना, हर बार आता है, लिख लो इसको, आप नोट कर लो कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन 1935 में दो तरीके से विषयों का विभाजन करके, आपने ये तो पढ़ा है कि 1935 में आपका केंद्र में द्वैध शासन आ गया था, लेकिन कैसे आया था वो आप समझिए। इन्होंने विषयों को दो तरीके से डिवाइड करके आपका द्वैध शासन स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो अब 1935 का अधिनियम आपका केंद्र में द्वैध शासन लेके आ जाता है। क्या हो जाता है आपका 1935 का अधिनियम आपका केंद्र में द्वैध शासन लेके आता है। कैसे वो चलता है कि इन्होंने दो प्रकार के विषय आपके बना लिए थे, एक आपका सुरक्षित विषय, एक आपके हस्तांतरित विषय।
स्वैच्छिक विषय को समझिए, विदेशी मामले, जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक एवं रक्षा मामले एक गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद द्वारा प्रशासन और नियमित होते थे। कार्यकारी परिषद सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। उत्तरदायी न होने का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं कि विदेशी मामले हो, जनजातीय क्षेत्र हो, धार्मिक और रक्षा मामले हो, इसका पूरा अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद जिसको वो चुनता है उसके साथ में रहेगा। पूरे जो नियम कानून है वो बना सकता है। ये केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी संसद, एक आज की संसद के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होंगे, मतलब वो अपने मनमाने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से एक तरफ तो विषयों को इस तरीके से आपका बांट दिया गया था कि कुछ आपके सुरक्षित विषय थे, ठीक है, जिनके ऊपर केवल गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद ही निर्णय लेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन विषयों पर अगर कोई भारत का निर्वाचित व्यक्ति जा भी रहा है तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग राज करते रहेंगे। समझ गए? तो शासन लगाने के कारण। दूसरा, हस्तांतरित विषय, सभी अन्य विषय जो ये ऊपर के मामले, विदेशी मामले, जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक और रक्षा मामले, इनके अलावा सभी जो विषय थे वो आपके गवर्नर जनरल और निर्वाचित मंत्री। अब प्रश्न आपको यह ध्यान रखना है कि अगर वो आपसे पूछे कि सुरक्षित जो आपके विषय थे उसको कौन डील करता था, कौन उनका प्रशासन करता था, तो गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारी परिषद के सदस्य करते थे और ये सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। हस्तांतरित विषयों को गवर्नर जनरल और निर्वाचित मंत्री का संचालित करते थे और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये आप प्रश्न याद रखना, पूछा जा सकता है। फिर बाकी तो ये दो द्वैत शासन हो गया आपका, एक तरफ आपका अलग तरीके से कार्यकारी परिषद शासन कर रही है, एक तरफ गवर्नर जनरल मंत्रियों के साथ कर रहा है। तो दो तरीके, डुअल आपका जो डायरकी सिस्टम है वो यहां पे लग गया एक प्रकार से आपका, ठीक है। समस्त विषय 3 सूचियों यथा केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची, जैसे आज की अपनी वैसे बांट दी गई। अब आपसे अगर गहराई में पूछा जाए कि 1935 के अधिनियम में केंद्रीय सूची में कितने विषय थे, 59 थे, राज्य सूची में 54 थे, संवर्ती में 36 थे, कितनी भी गहराई से वो पूछ लें आपसे प्रश्न बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, विभाजित किए गए थे। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां आपकी वायसराय को दी गई थी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रांतों को स्वायत्तता एवं पृथक विधिक पहचान बनाने का अधिकार दिया गया था। स्वतंत्र आर्थिक शक्तियां और संसाधन दिए गए थे। देखो, अब इन्होंने जो बात मैं आपको पहले बता रहा था, मैं फिर से आपको याद करा रहा हूं। यहां पे मैंने आपसे कहा था कि आप ध्यान रखना कि जो आपकी देसी रियासतें हैं इनको कुछ आपकी आजादी अलग से दी गई थी, इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर, अब आप समझिए पृथक विधि पहचान क्या है, यह ध्यान रखना आप, और स्वतंत्र आर्थिक शक्तियां क्या है। इन्होंने प्रांतों को यह बोला कि प्रांत चाहे तो एक प्रकार से अपने खुद के संसाधन बना सकते हैं, ठीक है, खुद का एक प्रकार से अपना धनार्जन कर सकते हैं, सभी चीजें अपनी कर सकते हैं, और साथ में पृथक विधिक पहचान का मतलब है तो वो चाहे तो अपने आप में एक नया देश बन सकते हैं, वो स्वायत्त हैं भारत के साथ मिलने और ना मिलने के लिए। ये विधिक पहचान क्या है? भारत की विधिक पहचान क्या है? इसको क्या जाना जाता है कि ये जो क्षेत्रफल है वो इंडिया क्या है, पूरा विश्व इस पूरे क्षेत्रफल को इंडिया के नाम जानता है, यानी ये इंडिया की अपनी अलग आइडेंटिटी है। ऐसी हर रियासत अपनी आइडेंटिटी बना सकता था, इस बात के ऊपर बात कही गई थी। तो ये फिर देख लो जो बात मैं आपसे बोल रहा था कि भारत टुकड़ों में बटा रहे, अंग्रेज यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने किया था। क्लियर हुआ पॉइंट? आई एम श्योर आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब कमेंट से बताना जरूर कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आगे, गवर्नर प्रांत में ताज मनोनीत प्रतिनिधि होगा। अब ये आज का आपका राज्यपाल, उस समय राज्यपाल का नाम नहीं था क्योंकि राज्यपाल तो हमने कहीं और से किसी और देश से लिया है, लेकिन वहां पर गवर्नर प्रांत में ताज मनोनीत प्रतिनिधि होगा। तो आज जो राज्यपाल को गवर्नर बोलते हैं वैसे उसमें भी गवर्नर था। ताज का मतलब क्या है? वहां पर जो सर्वे सर्वा था कौन था उसमें? ब्रिटिश ताज, यानी ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश की महारानी या महाराजा जो भी थे वहां पे वो थे। तो उनके द्वारा एक मनोनीत प्रतिनिधि होगा जो प्रांतों में गवर्नर बन के रहेगा। और अगर प्रांतों में असंवैधानिकता आ रही है तो प्रांत का प्रशासन अपने हाथों में ले लेगा। तो आप देखिए, गौर कीजिए इस बात के ऊपर, यही तो राज्यपाल का कार्य है। अगर कहीं किसी राज्य में संविधान का हनन होता है और राज्य सरकार यदि संविधान चलाने में असफल होती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यपाल के माध्यम से संचालन किया जाता है। देखिए यहीं से वो चीज निकली है। समझ में आई बात आपको? क्यों आपको ये अधिनियम पढ़ना इंपॉर्टेंट है? और आज अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो मेंस में जब राज्यपाल के ऊपर कोई टॉपिक आए तो 1935 के इस अधिनियम को आप मेंशन कर सकते हैं। कि छोटी छोटी बातें हैं जो आपको स्वयं अपने दिमाग से ध्यान रखनी है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इन्होंने और क्या किया? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तो बांट ही चुके थे, अब इन्होंने और तोड़ना शुरू किया। कैसे तोड़ना शुरू किया? दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन व्यवस्था, महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार दिया गया। यह बहुत अच्छी बात थी, महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार दे दिया, लेकिन इन सब के लिए अलग अलग
सबको तोड़ दिया, सबको बांट दिया कि इन सबके लिए निर्वाचन मंडल अलग हो, अलग तरीके से इनको चुना जाएगा, तो और विभाजन कर दिया। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया है, और यहीं से देखिए आपके मुख्यमंत्री भी निकल, राज्यपाल तो आ गया निकल के ऊपर, अब मुख्यमंत्री भी। सभी प्रांतों के विषयों का संचालन मंत्रियों द्वारा एक प्रमुख के अधीन किया जाएगा। अभी आप देखेंगे, जब मैं आपको पुनर्गठन पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश का, यह मैंने पहले पढ़ाया है, 1956 में मध्य प्रदेश गठन होने के पहले राज्य प्रमुख बनाए गए थे। जैसे सिंधिया परिवार के राज प्रमुख थे, होलकर परिवार के राज प्रमुख थे, इस तरह रीवा रियासत के आपके राज प्रमुख थे। ये राज प्रमुख एक प्रकार से आपके मुख्यमंत्री ही थे, और ये मुख्यमंत्री के अधीन रहकर मंत्री आपके शासन करते थे। तो मुख्यमंत्री जो एक शब्द है, या मुख्यमंत्री जो विचारधारा है, वो भी आपकी 1935 के अंतर्गत आ गई थी। और ये मंत्री जो है वो अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी होते थे। उत्तरदायी होने से मतलब क्या है, अगर उन्होंने कोई भी बात गड़बड़ की तो उनके खिलाफ विधान परिषद में महाभियोग के माध्यम से इनको हटाया भी जा सकता था। ठीक है, समझ गए आप बात अपनी। अब उत्तरदायी होने का मतलब एक और समझिए कि अगर मान लीजिए कल कोई योजना निकल रही है, उस योजना में 100 रुपए का आपका दान होना है, लेकिन अगर वो 100 के 100 रुपए इस विभाग के द्वारा जनता तक नहीं पहुंचते हो, वो पकड़ा जाता है, तो उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाके उसे धोखाधड़ी भ्रष्टाचारी करके उसको निकाला जा सकता था। क्यों? क्योंकि वह उसके प्रति उत्तरदायी था, अपने कर्तव्यों के प्रति। किसके लिए? क्यों? क्योंकि वो चुनकर आया हुआ प्रतिनिधि था। तो जो आज की डेट में लोकसभा के प्रति हमारे मंत्री उत्तरदायी होते हैं, वो बात भी आपकी यहां पे आ गई थी। क्लियर हो रही बात क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है? ठीक है, अगला, इंग्लैंड में भारत परिषद समाप्त कर दी गई। अब ये भारत परिषद कब बनी थी? जो मैंने ऊपर के 2 वीडियो बनाए हैं, आपको जो नोट्स डाल दिए हैं मैंने आपको, आप उसमें देख लेना, समझ में आ जाएगा। 11, अब आपसे एक प्रश्न बन जाए कि 1935 में कितने आपके राज्य थे? 11 राज्य थे, जिनमें 6 प्रांतों में आपका द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। तो अब ध्यान रखिए, 1919 में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई थी, 1935 में राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हो गई। और कितने राज्यों में लागू हुई? 6 राज्यों में आपकी लागू हो गई। 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 ईस्वी में क्या किया गया? आपका संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखिए आपसे प्रश्न, कलकत्ता में 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह संघीय न्यायालय है, जो आज का आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये 1937 में स्थापना की गई थी। कलकत्ता में जो आपका सुप्रीम कोर्ट 1773 बना था, उसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो आपके थे एलिजाह एम्पे। यहां पे यदि आपसे पूछा जाए 1935 के अधीन जो आपका संघीय न्यायालय, वो सर्वोच्च न्यायालय था, यानी वो आपका सुप्रीम कोर्ट लिख के आएगा, ये आपका यूनियन कोर्ट लिख के आएगा। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो जो आपका संघीय न्यायालय है, उस संघीय न्यायालय के पहले प्रमुख कौन थे? प्रीलिम्स में ध्यान रखना, सर मॉरिस गोयर थे। ठीक है, संघीय बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक के नाम से 1935 में इसको स्थापित किया गया, 1937 में संघीय न्यायालय किया, ये सब इसके अधीन ही हुआ। अब देखिए आगे भी समझ लीजिए आप, लास्ट पेज है अपना ये। इस प्रकार 1935 ईस्वी के इस अधिनियम को लघु संविधान का दर्जा भी प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम में वर्तमान लोक सेवा आयोग की भांति, अब देखिए 1926 में भी आपका लोक सेवा आयोग बनाया गया था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लेकिन अब यहां पर वर्तमान की तरह आपका लोक सेवा एक संघ लोक सेवा आयोग, यानी राज्य, वहां पे केवल केंद्रीय बना था, अब यहां संघ लोक सेवा आयोग यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहां पे एक तीसरी व्यवस्था भी लागू की गई थी कि अगर 2 राज्यों को मिलकर संयुक्त कोई लोक सेवा चला सकता है तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन आपका किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इसको दास्ता का नया चार्टर कहा था, और अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी भी कहा था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ये स्टेटमेंट किसके हैं? दास्ता का नया चार्टर और अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, ये स्टेटमेंट आपका प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण जवाहरलाल नेहरू का है। परंतु मैं जो आपको मेंस के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूं कि यह भी कहना होगा कि वर्तमान भारतीय संविधान का आधार स्थापित करने में इस अधिनियम की अति महत्वपूर्ण आपकी भूमिका थी। इस बात का क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए संघीय विधानमंडल की जो मैं बात कर रहा हूं, इसको एक प्रकार से आप संसद समझिए। सोचिए यहां पर संसद लिखी है, संसद यहां पर 2 भागों में बांटी गई थी, राज्य परिषद और संघीय सभा। लेकिन यहां पे एक बहुत उल्टी चीज हो गई थी। अभी राज्यसभा के सदस्य आपके अप्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं, लेकिन यहां पर देखिए राज्य परिषद जो थी यह आपका उच्च सदन थी, लेकिन यहां पर आपका क्या होता था? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। आज आपकी राज्यसभा, ये ट्रिकी प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य परिषद में निर्वाचन कैसा होता था, तो आपको ध्यान रखना है राज्य परिषद में निर्वाचन आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बने हुए संघीय विधानमंडल में। यहां पर 40% सदस्य राजाओं द्वारा मनोनीत होते थे। अधिकतम सदस्य संख्या इसकी 260 थी, जो 156 प्रांतों में निर्वाचित होने थे, और 104 आपके रियासती राजाओं द्वारा मनोनीत होने थे। ये नंबर्स भी आप याद रखना।
इसमें होता क्या था, यह एक स्थायी सदन था। जैसे आज आपका राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जब मैं राज्यसभा आपको मेंस में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। जैसे आज आपका राज्यसभा स्थायी सदन है, यानी कि ये कभी विघटित नहीं हो सकता है। राज्य परिषद आपका स्थायी सदन था। 3 वर्ष में यहां पर रैपिडली चुनाव हो के लोग यहां पे आते रहेंगे। 3 वर्ष में यहां पर चुनाव होगा और यहां धर्म और जाति पर आधारित निर्वाचन भी जारी रहा था। संघीय सभा, ये आपकी आज के प्रकार से आप लोकसभा मान लीजिए, ये आपका निम्न सदन था, लेकिन इसका निर्वाचन आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, जिसमें से 33% सदस्य आपके राजाओं द्वारा मनोनीत होते थे और 250 सदस्यों में से 125 सदस्य आपके रियासतों द्वारा मनोनीत होते थे। लगभग थोड़ा और बढ़ सकते थे। 33% सदस्य क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां और 250 सदस्य जो आपके होते थे वो आपके कहां होते थे, प्रांतों से होते थे। ध्यान रखना, 250 सदस्य आपके प्रांतों से, 125 सदस्य आपके रियासतों से मनोनीत होते थे। और जो ये सदस्य आपके मनोनीत हो रहे थे, ये आपके ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुने होंगे। जैसे आज की डेट में हम राज्यसभा के सदस्य को विधायकों और सांसदों के वोटों से चुनवाते हैं। आपको पता है ना कैसे आपके राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर आप प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। वैसे ही आपकी संघीय सभा, जो आज की लोकसभा की पुरानी छवि थी, वहां पर आप प्रत्यक्ष निर्वाचन में चुने जाते थे। ये सदस्य मंत्रियों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। इसमें एक चीज और थी कि राज्यसभा ये जो आपकी लोकसभा थी, इस समय जो अविश्वास प्रस्ताव है वह आपका संघीय सभा में नहीं लाया जा सकता था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो ये 2 आपके डेमो वीडियोस हो गए हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब इस वीडियो के बाद आपको और समझने के लिए मैं 2 वीडियो जो मैंने पहले पढ़ाए हैं वो आपके मैं इंक्लूड कर दूंगा अभी आगे। पुराने पढ़ाए हुए वो वीडियो है कि किस तरीके से आपका भारतीयों का क्या योगदान रहा है संविधान सभा बनाने में, और फिर मैं संविधान सभा का वीडियो आपके लिए अगला लेके आ जाऊंगा। तो आपका मेंस और प्री के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर क्लियर चलता रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप मुझे जरूर बताएं, और ये अभी जो आपका ऑफर चल रहा है अपने दोस्तों को बताएं कि अभी आपको 500 रुपए रिफंड आप लोगों को, इन लोगों को मिल गया हो जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, और फुल कोर्स यदि आप लेते हैं तो आपको मिल जाएगी। ऑफर केवल 100 लोगों के लिए है। आप लोगों को बताएं और आगे कंटिन्यू करें। आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। मैं बस यहाँ पे अभी अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, और क्लासेस भी आपकी बनी पड़ी है मेरे पास में, बस अपडेट करने का मुझे मौका मिलता है, अपडेट कर देता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें।